नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कक्षा 12th की एक पोइम को लेकर, जिसका जो शीर्षक है, टाइटल दिया है, वो दिया है द स्नेयर, और इसको लिखा है आपके जेम्स स्टीफन्स ने। तो चलिए मित्रों, अपन शुरुआत करते हैं आज की इस पोइम को लेकर। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टीफन्स के बारे में कि ये जो पोइट है क्या है, इनकी कहाँ के हैं ये। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जेम्स स्टीफन्स जो है वो एक आयरिश पोइट है, नॉवल आयरिश है ये, और नॉवलिस्ट भी है, पोइट भी है। और अमेरिकन जो एक टीवी सीरियल चलता था पेपर चेज के रूम के टाइटल से, उसमें वो एक एक्टर भी रह चुके हैं। तो ये एक एक्टर भी है, अमेरिकन एक्टर है, टीवी सीरियल में भी काम किया है इन्होंने और फिल्मों में भी काम किया है, और है आयरिश। और इनका जीवन काल जो रहा है वो रहा है 1880 से लेकर 1950 तक का। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें इसके बारे में होनी चाहिए कि जेम्स स्टीफन कौन है, कहाँ के हैं। पोइट भी है और नॉवलिस्ट भी है, एक्टर भी है, और एक टीवी सीरियल के अंदर जो इनका एक बहुत ही फेमस रहा था टीवी सीरियल, जो नाम हुआ था पेपर चेज के नाम से हुआ था, वो बहुत ही फेमस रहा था इनका। तो जेम्स स्टीफन जो है वो आयरिश पोइट, नॉवलिस्ट, अमेरिकन एक्टर और टीवी एक्टर के रूप में उन्होंने काम किया है। यहाँ पर जो है स्नेयर शब्द जो है वो जाल के लिए आता है, और जाल को अपन एक शब्द और दे सकते हैं, वो दे सकते हैं नूज। नूज का मतलब जो है वो जाल होता है। अब जाल कहते हैं किसको है कि ए ट्रैप, ट्रैप का मतलब भी जाल ही होता है। ए ट्रैप फॉर कैचिंग स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि एक ऐसा जाल, ट्रैप, जो छोटे पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए काम आता है, उसको बोलते हैं स्नेयर, जिसको अपन एक और नाम दे सकते हैं जिसका नाम होता है नूज, जिसको अपन जाल बोलते हैं। तो आज के ये पोएम का शीर्षक जो रहेगा वो रहेगा द स्नेयर, जो जाल के बारे में वर्णन हो रहा है। यहाँ इस पोएम के अंदर पोइट ने 4 स्टेंजा बनाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसके अंदर जो है कवि अपनी खुद की फीलिंग्स को शो करने का प्रयास किया उन्होंने कि वो जानवरों के प्रति कितना बेचैन हो रहे हैं। क्राई उनको सुनाई दे रही है, पेनफुल क्राई है, और वो लगातार इधर से उधर घूम रहे हैं कि भाई उसे एक रैबिट जो खरगोश है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं चल रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। पूरा वातावरण वो मानते हैं कि एक पेनफुल हो चुका है रैबिट की क्राई की वजह से, और लास्ट तक वो जो है उसके बारे में चिंता करते हैं। तो यहाँ पर जो है स्नेयर कविता के माध्यम से जेम्स स्टीफन्स ने जो है वो अपना प्रेम, उनका जो प्रेम है जानवरों के प्रति, उनका जो लगाव है जानवरों के प्रति, उस लगाव को यहाँ पे उन्होंने शो करने का प्रयास किया है कि वो एक छोटे से खरगोश के लिए जो है कितना खुद बेचैन हो सकते हैं जब वो खरगोश किसी ट्रैप के अंदर होता है, किसी स्नेयर के अंदर होता है, या फिर किसी नूज के अंदर होता है। ठीक है मित्रों, तो अपन अब शुरुआत करते हैं। पहला स्टेंजा जो हमारे सामने है, रीड आउट करते हैं पहले इसको, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। I hear sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear होगा यहाँ पे. Now I hear cry again, but I cannot tell from where. तो अगर अपन पहले स्टेंजे की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से चारों स्टेंजाज के अंदर जो है वो जो राइम स्कीम आई है इनकी, वो AB की है। देखो, पेन और अगेन सेम राइम स्कीम है, स्नेयर और वेयर सेम है, तो हम इसको राइम स्कीम जो है वो AB कर सकते हैं। तो पोएम की राइम स्कीम के बारे में अपन ने बात की, जैसे वेयर, एयर, एड और एफ्रेड, ये भी AB है। एफ्रेड का एड हो गया, फेस का प्लेस हो गया, ये भी AB है। और प्लेस, स्नेयर, 1, स्नेयर, प्लेस 1, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं इसको। तो राइम स्कीम जो इस पोएम की है वो AB है, स्टेंजे के रूप में लिखी गई है। 4 लाइन्स आ रही है सभी के अंदर। पहले स्टेंजे की अपन बात करते हैं तो पोइट जेम्स स्टीफन्स जो है क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। सडन का मतलब होता है अचानक, जैसे डन क्विकली, अपन इसको ले सकते हैं
सडन का अगर अपन शब्द निकालेंगे तो वो हो जाएगा डन क्विकली। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, पीड़ा जिसको अपन कहते हैं। तो मैं जो है एक बहुत ही दर्दनाक आवाज अचानक से सुनता हूं। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। मैं अचानक से एक दर्द की जो आवाज है, पीड़ा की जो आवाज है, उसको मैं सुन पा रहा हूं और उनको मालूम चल गया है कि वो आवाज किसकी है। इसलिए उन्होंने जो है दूसरी पंक्ति के अंदर क्या कहा है, वो ये कहा है कि देयर इज रैबिट इन ए स्नेयर। रैबिट का मतलब होता है खरगोश और स्नेयर का मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि वो नूज होता है या एक ट्रैप के बात अपन करते हैं। तो देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। दूसरी लाइन के अंदर वो इस बात को सबूत के रूप में पेश कर रहे हैं या फिर पुख्ता कर रहे हैं कि निश्चित रूप से एक रैबिट जो है वो किसके अंदर फंस गया है, स्नेयर के अंदर, जाल के अंदर। हो सकता है शिकारी ने जाल बिछाया हो, उस जाल के अंदर जो है वो रैबिट फंस गया है। तो शुरुआत की दो लाइन हमें ये बता रही है कि पॉइंट जो है वो एक अचानक से दर्द भरी आवाज को सुनता है और दर्द भरी आवाज को सुनने के बाद उसे तुरंत ही यह महसूस हो जाता है कि ये एक रैबिट की आवाज है, एक खरगोश की आवाज है और खरगोश कहीं ना कहीं जो है वो जाल के अंदर फंसा हुआ है। उसके बाद अपन लाइन नंबर 3 की जब बात करते हैं तो ये कहता है कि नाउ आई हियर क्राई अगेन। मतलब अब वो उस आवाज को, पीड़ा भरी आवाज को दोबारा सुन रहा है। मतलब रैबिट जो है वो बार बार आवाज निकाल रहा है, चिल्ला रहा है अपनी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए या फिर उस जाल से बाहर निकलने के लिए। तो पॉइंट जो जेम्स स्टीफन वो ये कह रहे हैं नाउ आई हियर क्राई अगेन, कि अब मैं इस क्राई को दोबारा भी सुन रहा हूं। और सुनने के बाद वो अपनी असमर्थता को दर्शा रहे हैं। इस लाइन के अंदर नंबर 4 के अंदर वो ये कह रहे हैं बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर कि आवाज जो है वो कहां से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आवाज आ तो रही है उनके पास, उनको सुनाई दे रही है, बहुत ही पीड़ा की आवाज आ रही है एक खरगोश की, लेकिन वो ये बताने में असमर्थ है कि वो खरगोश कहां पे जो है ट्रैप के अंदर है। वो उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहां पर जो पहला स्टेंजा है वो इस बात को शो करता है कि पॉइंट जेम्स स्टीफन जो है वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अचानक से एक पीड़ा की आवाज़ सुनता है और दूसरी लाइन वो कहते हैं कि भाई पीड़ा की आवाज़ एक रैबिट की है और वो कहीं जाल के अंदर फंसा हुआ है। और वो तीसरी लाइन में कहते हैं बार बार मैं उस आवाज़ को सुन रहा हूँ, आई एम हियर अगेन एंड अगेन, दोबारा सुन रहा हूँ। लेकिन चौथी लाइन में वो ये बात करते हैं कि मैं ये बता नहीं पा रहा हूँ कि वो रैबिट कहाँ पे है, किस स्नेयर के अंदर, कहां पर, किस जगह जो है वो जकड़ा हुआ है। तो ये तो थी पहले स्टेंजे की बात। अब अपन दूसरे स्टेंजे की बात करते हैं। पॉइंट ने स्टेंजा लिंकिंग के माध्यम से हर एक स्टेंजे को जोड़ने का प्रयास किया है। जैसे स्टेंजा लिंकिंग क्या होता है बताऊं आपको। जो पहले स्टेंजे की लास्ट लाइन है वही दूसरे स्टेंजे की पहली लाइन होगी, उसको बोलते हैं सिंपल से शब्दों में स्टेंजा लिंकिंग, जो स्टेंजों को जोड़ने का प्रयास करती है। लिंक का मतलब जोड़ना होता है। जैसे इसकी लास्ट लाइन इसकी पहली लाइन, इसकी लास्ट लाइन है वो इसकी तीसरे की पहली लाइन हो गई और जो तीसरे की लास्ट लाइन है वो हो गई चौथे की पहली लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेंजे के अंदर जो है कवि उसका लास्ट लाइन और अगले वाले स्टेंजे की पहली लाइन को सेम रख रहा है। सेम रखने के पीछे कारण उसका है कि वो स्टेंजा लिंकिंग कर रहा है, स्टेंजे को जोड़ रहा है। दूसरे स्टेंजे की बात करते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता पा रहा हूं कि वो आवाज कहां से आ रही है, खरगोश कहां पे ट्रैप हो चुका है, कहां पे पीड़ादायक आवाज कहां से आ रही है। और उसके बाद वो कहता है ही इज कॉलिंग आउट। कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकारना और एड का मतलब या मैं कह सकता हूं हेल्प से, सॉरी, एड का मतलब होता है हेल्प या फिर सहायता। तो ही इज कॉलिंग, यहां पे ही शब्द जो है वो रैबिट के लिए आया है, ठीक है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। रैबिट जो है वो सहायता के लिए पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द भरी चिल्लाहट उसकी है लेकिन वो सहायता के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर। फ्राइटन एयर जो है, फ्राइटन का मतलब होता है अफ्रेड,
AFRAID, अफ्रेड का मतलब जो है वो फ्राइटन होता है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, फ्राइटन एयर क्यों कह रहा है पोइम यहाँ पे? फ्राइटन एयर इसलिए कह रहा है, ये पूरी पूरी लाइन जो है वो एक अर्थ निकाल ली है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई वातावरण पीड़ादायक, कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है तो उसके आसपास का वातावरण जो होता है वो पूरा पीड़ामय हो जाता है। जैसे आपने देखा हो कहीं पे कोई शोक सभा होती है या कहीं कोई हादसा होता है, कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ पे बहुत ही मतलब दुखद घटना होती है, तो वहाँ पे पूरा पूरा वातावरण जो है हर किसी के चेहरे पर जो है वो खामोशी छा जाती है, गमी हो जाती है। तो उसी तरह पॉइंट ये बताने का प्रयास कर रहा है कि क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, कि उस रैबिट के क्राई करने से, पेन क्राई करने से वहाँ का पूरा पूरा वातावरण जो है वो फ्राइटन हो गया है, एफ्रेड हो गया है, भयभीत हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, जो हर किसी को जो है, ये दोनों समानार्थी शब्द है, हर किसी को भयभीत कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो दो लाइन है कि पूरी अपन बात कर लेते हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ वो कहाँ से आवाज़ दे रहा है, उसके बाद कह रहा है कि वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि उसके चिल्लाने से जो माहौल है वहाँ का आसपास का क्षेत्र जो है वो पूरा एफ्रेड या फ्राइटन हो गया है, और वो फ्राइटन एयर के अंदर चिल्ला रहा है, मतलब आसपास के पूरे माहौल को जो है वो एक प्रकार से भयभीत कर रहा है, आतंकित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दर्द है, कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है, और वो पीड़ा सभी को मालूम चल रही है। तो यहाँ तक अपन ने दो स्टेज की बात की। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, जिसके अंदर लास्ट लाइन पहले आई हुई है, मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, मतलब उसके चिल्लाहट से, जो उसकी दर्द भरी चिल्लाहट है, उस दर्द भरी चिल्लाहट से जो है वो हर कोई जो वहाँ के आसपास के माहौल के अंदर है वो एफ्रेड हो रहा है, भयभीत हो रहा है। ठीक है, अपन इसको एफ्रेड को फियरफुल भी कह सकते हैं। फ्राइटन एयर का मतलब फियरफुल भी होता है, जो भय युक्त होता है। अपन यहाँ एफ्रेड का मतलब फियरफुल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, हर किसी को वो दर्द भरी स्थिति में ला रहा है, फियरफुल कर रहा है, भय युक्त कर रहा है। व्रिंकलिंग अप, व्रिंकलिंग का मतलब ट्विस्टिंग से आता है, व्रिंकलिंग का मतलब झुर्रियां पड़ना चेहरे पर, इसका मतलब ट्विस्टिंग से भी होता है, ट्विस्टिंग इन पेन। अपन यहाँ जो इसका अर्थ निकाल सकते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, ट्विस्टिंग इन पेन। जब हम दर्द में होते हैं, जब हमारे चेहरे की रंगत थोड़ी अलग हो जाती है, हमारे चेहरे के हाव भाव थोड़े अलग हो जाते हैं, और चेहरे के ऊपर जो है कहीं कहीं लाइनें आड़ी तिरछी शुरू हो जाती है, और वो लाइनें ही व्रिंकलिंग कहलाती है, झुर्रियां हम पर उसको हिंदी में बोलते हैं। तो व्रिंकिंग अप हिज लिटिल फेस, अब वो खरगोश का जो चेहरा है उसको वो लिटिल फेस कहने का प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा चेहरा जो है, व्रिंकलिंग अप, उसका जो छोटा सा चेहरा है, उस पीड़ा की वजह से जो है उस चेहरे पे आड़े तिरछी कई लाइनें खींच गई है, एक व्रिंकलिंग अप, झुर्रियां पड़ गई है उसके चेहरे पर। कब? एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एड का मतलब मैंने बताया आपको हेल्प होता है। जैसे ही वो दोबारा जो है सहायता के लिए चिल्लाता है तो उसके छोटे से चेहरे पर जो है झुर्रियां पड़ जाती है। व्रिंकलिंग का मतलब हो गया ट्विस्टिंग इन पेन, जो दर्द के अंदर चेहरे पर जो ट्विस्टेड आ जाता है उसको व्रिंकलिंग बोलते हैं, सॉरी रिंकलिंग बोलते हैं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूं जहां पर से वो आवाज आ रही है चिल्लाने की, या खरगोश जो है वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। अब देखो स्टेज नंबर 4 की अपन बात करते हैं, जिसके अंदर आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, ये वाली लाइन वापस यहां आ गई कि मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूं जिस स्थान से जो है वो चिल्लाने की, रैबिट के पेनफुल क्राई की आवाज आ रही है। वेयर हिज पोज, पो का मतलब होता है पंजा, वो फुट का एंकल से नीचे वाला भाग जहाँ पे नेल्स वगैरह होते हैं, फिंगर्स वगैरह होती है, उसको पो बोलते हैं, पंजा बोलते हैं। वेयर हिज पो इज इन द स्नेयर, कि कहाँ पर उसका पंजा जो है उस जाल के अंदर फंसा हुआ है। स्नेयर का मतलब आ गया पहले नूज या फिर जाल, अपन उसको कहते हैं कि भाई मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूं कि वो कहां पर जाल के अंदर फंसा हुआ है, या फिर कहां उसका पंजा, हिज पो का मतलब उसका पंजा, उसका पंजा में यहां बात हो रही है रैबिट के पंजे को लेकर कि कहां उसका पंजा जो है वो जाल के अंदर फंसा हुआ है। लिटल वन ओ लिटल वन, यहां पे जो है इस लाइन के अंदर जो है कवि का दुख प्रकट होता है उस छोटे से जानवर के लिए।
कवि खुद जो है वो फियरफुल हो रहा है, कवि खुद जो है वो चिंतित हो रहा है और उसको लिटिल वन कह के संज्ञा दे रहा है। लिटिल वन की यहाँ पे संज्ञा दी गई है कि अरे छोटे से खरगोश, अरे छोटे से खरगोश, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। सर्च का मतलब होता है तलाश करना और एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, कि मैं हर जगह तुम्हें तलाश कर रहा हूं लेकिन फिर भी जो है तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। और वो कवि खुद जेम्स स्टीफन इसके बारे में जो है बहुत चिंता कर रहा है और उसको एक लिटिल वन की उसने क्या दी है, संज्ञा दी है कि भाई छोटा सा रैबिट जो है, छोटा सा खरगोश जो है वो कहीं फंसा हुआ है और मैं जो है उस स्थान को ढूंढ रहा हूं लेकिन उस स्थान का पता नहीं लग रहा है। तो ये पोएम जो थी वो थी स्नेयर, नूज अपन कहते हैं इसको, ए ट्रैप फॉर कैचिंग स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स। छोटे पशु पक्षियों के लिए जो पकड़ने के लिए जाल होता है उसको स्नेयर बोलते हैं। पहला स्टेंजा समझ में आ गया होगा, दूसरा भी अपन एक्सप्लेन कर लिया, तीसरा अपन एक्सप्लेन कर लिया और चौथा कर लिया। बहुत ही सिंपल सी पोएम है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, ज़्यादा इसमें हार्ड वर्ड आए हुए नहीं है। जो हार्ड वर्ड थे मैंने यहाँ आपको शो कर दिया है कि भाई कौन कौन से अपन शब्दों के लिए जा सकते हैं। तो सिनोनिम्स मैंने सारे आपके यहाँ लिख दिए हैं और अब जो है आपको ये पोएम एक या दो बार पढ़नी है। जब तक आप पोएम को खुद डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका अर्थ जो है वो आपके समझ में नहीं आएगा। जितनी बार आप पोएम को रीड आउट करोगे उतनी बार आपको जो इसका अर्थ गहनता से समझ में आ जाएगा और फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो उम्मीद है साथियों ये चीज़ आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। सेंट्रल आइडिया ये होता है कि भाई इसका जो है मतलब लोगों का प्रेम होना चाहिए जानवरों के प्रति। ये एक पशु क्रूरता की बात आई यहाँ पर कि लोग जो जाल डालते हैं, पकड़ते हैं तो वो क्रूरता का शिकार होते हैं एनिमल्स। यदि हमें इसके स्थान पर पकड़ लिया जाए तो हमें कितना बुरा लगेगा, उतना ही बुरा जो है वो जानवरों को लगता है। तो यहाँ पर जो है जानवरों के प्रति प्रेम की बात की गई है और उसको बचाने का पोइट हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन पोइट को ये स्थान पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है। तो ठीक है मित्रों, ये सीनियर की पोएम थी स्नेयर। अपन ने सभी पोएम्स के बारे में बात की है, 4 पोएम है, चारों पोएम को लेकर अपन लेक्चर बना लिए। ये लास्ट पोएम थी जिसको आज अपन ने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जब हम अपन बात करेंगे अन्य टॉपिक को लेकर। तो वहाँ तक आप इसको लगातार पढ़ते रहें, रीड आउट करते रहें, इसके मीनिंग्स के नोट्स बनाते रहें, सिनोनिम्स लिखते रहें साथ में। और जल्दी आपको इसकी जो है PDF डाल दी जाएगी प्रश्न उत्तर को लेकर। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ इसमें से आपको पैसेज मिलेगा और उस पैसेज के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो पैसेज में से जैसे 4 लाइन का ये दे दिया या फिर ये दे दिया, ये सीनियर सेकेंडरी में आया हुआ सवाल है, ये पैसेज के रूप में आया था और इसके 2-3 सवाल बना के लिखे थे। तो आप अगर पोएम को अच्छी तरह से रीड आउट करोगे, अच्छे तरह से गहनता से अर्थ निकालोगे तो फिर आपके लिए वो सवाल जो वो मुश्किल नहीं होंगे। आप बड़ी आसानी से उसका जो वो उत्तर दे पाएंगे। कब? जब आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के अंदर जो अपन नेक्स्ट टॉपिक को लेकर और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।